देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जलसा सियासत, लड़ाई की साजिश और नाअहली का खतरा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह ऐसा पेश किया जाए कि हम एक दूसरे के कोई मुखालिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी को फौज से लड़ाने और अहम मुल्की इदारे से दूर करने की साजिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब इतनी बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्होंने किसी ऐसी साजिश का सुराग लगाया है तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह साजिश आखिर कर कौन रहा है। तो खान साहब, ये साजिश क्या नून लीग कर रही है, क्या पीपल्स पार्टी कर रही है, मौलाना कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही जाने अनजाने में अपने खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं? आपकी हुकूमत अदम एतमाद से गिराई गई तो आपने कौमी सलामती के तमाम इदारों के मना करने के बावजूद इसको अमरीकी साजिश ही नहीं कहा, बल्कि इदारों पर इस साजिश में मुलविस होने का इल्जाम भी लगा दिया। जब ये इल्जाम आप खुद लगा रहे हैं तो फिर ये लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से किनारा करने का ऐलान किया तो आपने विहाड़ी से लेके मंडी भावदी तक हर जलसे में उन पर लफ्जी गोलाबारी की, न्यूट्रल को जानवर से तशबीह दी, फौज को चौकीदार तक कह दिया। तो पाक फौज को चौकीदार कह के उसकी तज़हीक और तनकीद आप खुद करें तो फिर ये फौज से लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? लेस्बेला में हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ तो आपकी पार्टी के कारकुनों ने फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई। जब फौज पर शक के हमले आपके अपने लोग करें तो फिर ये फौज से लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? आपके अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने तो सारी हदें ही पार कर दी, फौज को तकसीम करने पर सारा जोर लगा दिया। फौज की चेन ऑफ कमांड को निशाना जब आपका अपना तर्जुमान बनाए तो फिर ये फौज से लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? दूसरी तरफ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी जारी है। वैसे इमरान खान पर हजार एतराजात हो सकते हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि वो सियासत के अहम खिलाड़ी भी हैं। वो जानते हैं कि अवाम को किस तरह अपने हक में करना है। वो बयानिया बनाने के माहिर हैं, वो अपने ही बयानिए के मुखालिफ एक नया बयानिया बनाने के भी माहिर हैं और फिर इसी पुराने बयानिए को वापस अपना लेने के भी माहिर हैं और उनके सपोर्टर्स उनकी हर बात को मानते भी हैं। इस वक्त इमरान खान का वाहिद खतरा तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस में नाअहली की तलवार है और इमरान खान अब इस पर एक नया बयानिया तश्कील दे रहे हैं। तो देखते हैं कि वो आज के जलसे में कौन सा कार्ड सामने लाते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF के रहनुमा हैं और तर्जुमान PDM हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब। हमारे साथ तज्जियाकार अतर काज़मी मौजूद हैं और तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अब्दुल्ला साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की भी जो कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे वो भी सुन लिया और आज इमरान खान 75वें यौम आज़ादी पर लाहौर में भी जलसा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो कुछ अहम ऐलान या अहम ऐलानात करेंगे। तो सर, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके लिए तैयार भी है? कोई परेशानी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारस। सबसे पहले तो पूरी कौम को 75वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। और ये यौम आज़ादी अगर एक तरफ है, कल 14 अगस्त है जी, तो साथ यौम एहतिसाब भी है। लिहाजा एज शहरी पाकिस्तान का हर शहरी, बिलखुसूस हुक्मरान तबका जी जिसने भी हुकूमत की है, वो ज़रा इस पर सोच ले कि रियासत 3 चीज़ों का नाम है: इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान। क्या ये मुल्क 75 साल में हकीकी इस्लामी मुल्क बन सका? नहीं। क्या हकीकी जमहूरी मुल्क बन सका? नहीं। क्या हकीकी पाकिस्तान बन सका जिस पर मजमूई तौर पर अलल कुल्लिया रियासत का इतलाक़ हो सकता है? मेरे ख्याल में जवाब नफ़ी में होगा जी। लिहाजा इसको हम खुलासा हम कह सकते हैं कि आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए बेचैनी के साथ तलाश में है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, एक बार फिर उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बुनियादी तरजीह पाकिस्तान है।
22 करोड़ आवाम है और उसमें बुनियादी चीज़ पाकिस्तान की मईशत है, किस तरह उनको मुस्तहकम करना है ताकि महंगाई ख़त्म हो जाए जो लोगों का सामना है उसमें। लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो तकरीर कर रहे होंगे तो शायद कुछ अवाम को इस बड़े अच्छे मौके के ऊपर कोई रिलीफ की बात करेंगे, कोई कीमतों में कम होने की बात करेंगे। मुझे पता है आप लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। फारस बात ये है आपकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस कल परसों उन्होंने 15 रुपये कमी का ऐलान किया, इंशाल्लाह अजीज एक हफ्ते में फिर कमी का ऐलान करेंगे। सर बताएं इमरान खान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या आम ऐलान हो सकता है? कोई अल्टीमेटम आपको दे सकते हैं कि भाई इतने अरसे में असेंबलियों को तहलील करो और फौरन इलेक्शन कराओ वरना मैं लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूं? देखिए फारस मेरी बात सुनिए, इमरान खान की अहमियत आपके यहाँ होगी, मीडिया के बाज़ हाउसेस के यहाँ, ये बड़ी पार्टी के लीडर नहीं है। मैं मेरी बात सुनिए, उनकी अहमियत होगी लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान से बढ़कर इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है, न उनकी कोई अहमियत है। असल चीज़ पाकिस्तान है। हमने फैसला करना होगा कि पाकिस्तान अहम है या इमरान खान अहम है, पाकिस्तान की विजन अहम है या इमरान खान की विजन अहम है। अहदाफ और मकासद की अहमियत वो है जो पाकिस्तान मुझे बता रहा है या वो है जो इमरान खान। लिहाजा इमरान खान की कोई हैसियत की अहमियत नहीं है, लिहाजा असल अहमियत आप लोगों को कोई सस्पेंस का बता के कि मैं आप कोई नया कार्ड खेलूंगा, कोई नया ऐलान करूंगा, दबाव में तो रखते हैं। और आपकी उनकी खूबी नहीं कि पहले एक बयानिया बनाते हैं, वो नहीं चलता तो फिर दूसरा बयानिया बनाते हैं और कभी कभी अपने मुखालिफ भी बयानिया, जो बयानिया पहले बनाया होता है उसके बिल्कुल मुखालिफ बयानिया भी बना लेते हैं और जो पब्लिक है ना अब्दुल्ला साहब उनके बयानिए पे यकीन भी कर लेती है और आप लोग देखते रह जाते हैं। देखिए ना फारस मेरी बात सुनिए, जब से यह हुकूमत में आए और मुसल्लत किए गए कितने बयानिए थे उनका, नया पाकिस्तान, तब्दील बदला हुआ पाकिस्तान, एहतिसाब, हालात के मुताबिक कहते हैं बदल लेते हैं, करप्शन के खिलाफ जहाद, इदारों को मजबूत करना, 50 करोड़ 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, ये कितने ऐलान आते हैं। IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन जब पूछा गया उनसे उन्होंने कहा कि ये यूटर्न लेना अजीम क़ियादत की अलामत है। हालांकि आपको पता है कि यूटर्न नाम है झूठ का दूसरा नाम है। अभी जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई इक़्तिदार की हवस में इन्होंने कितने अमरीकी साजिश, अमरीकी खत लहराया, फिर कहा मारूफ, फिर कहा मुनकर, फिर हक बातिल, यानी इनके अलावा सब जितने भी थे वो सारे मुनकर भी थे, सारे बातिल भी थे, सारे नाजायज भी थे। अब बस एक लफ्ज़ इससे मुतालिक एक लफ्ज़ में जुमला वो ये कि इनकी सियासत, इनकी पार्टी की सियासत रोज़ अव्वल से लेकर आज तक एक ही बयानिया है, वो ये झपट के थूकना, बार बार थूकना, पलट के चाटना और बार बार चाटना। लिहाजा PTI नाम है थूक चाट पार्टी का, जिसको यूटर्न कहते हैं। सर आपने ये, मैं आपकी ट्वीट्स देख रही थी, तो अगर सदर मुमलिकत मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि जो एक सियासी डेडलॉक है इसको खत्म किया जाए तो इसमें क्या बुराई है? देखिए सदर साहब मेरे ख्याल में उनकी वो हैसियत नहीं है, सदर साहब की हैसियत नहीं है, नीयत पे शक है। नहीं, देखिए जब उनकी हैसियत नहीं है, क्यों नहीं है, ये सवाल पूछिए कि क्यों नहीं है, और उसके बाद खुद ब खुद उसकी नियत का पता चलता है। उनकी वो हैसियत नहीं है जो इतनी बड़ी बात वो करे। क्यों नहीं है? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले के मुताबिक काजी फैज इसा के केस में वो बददियानत साबित हो चुके हैं। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी की रोलिंग में वो आइन शिकन साबित हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अकाउंट छुपाने में वो चोर साबित हो चुके हैं अदब के साथ। तो जब वो बैक वक्त बदियानत भी है, वो बैक वक्त चोर भी है, वो बैक वक्त आइन शिकन भी है, उनको तो मुस्ताफी होना चाहिए। सर इमरान खान आप लोगों को भी चोर डाकू कहते रहते हैं। एक बात और इजाफा करूंगा, उस सदर की हैसियत क्या है जब आपका जनरल समेत 6 ऑफिसर्स नूर 6 ऑफिसर्स और वो शहीद हो जाते हैं और ये उनको मना किया जाता है कि तुमने जनाजे में नहीं आना है। इसका मतलब ये है कि वो हैसियत खो चुके हैं जो एक सदर का होता है, कमांडर इन चीफ का। इसलिए वो मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकते। आपने की ना वो इल्जामात आप चोर डाकू के सब एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। वो तो कहते हैं मियां नवाज शरीफ भी नाअहल हुए, उनको सजा हुई ना, और वो इस वक्त देखें पाकिस्तान में भी नहीं। आप भी इल्जामात की बात कर रहे थे कि आरिफ अलवी ये हैं ये हैं ये हैं। मुझे ये बताइए कि जिन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है आप लोगों को, क्या हम ये समझें कि आपने PDM की तरफ से और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी तरफ से आप लोगों ने उस मुज़ाकरात की ऑफर को मुस्तरद कर दिया है?
دیکھیں ایک طرف یہ بات کرتے آپ نے الزامات کی بات کی نا، آپ نے آپ نے الزامات کی بات کی، میں نے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا حوالہ دیا، الزام نہیں. تو میں بھی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہی ایگزامپل دے رہی تھی. مجھے یہ بتائیے مذاکرات کی آفر آپ ان کی طرف سے مسترد کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ترجمان کی طرف سے، بالکل بالکل، اور حکمران اتحاد کے ترجمان کی طرف سے. میری بات سنیں، یہ اس پر یہ فیصلہ نہ حکمران اتحاد نے یا پی ڈی ایم نے اس پر مشورہ نہیں کیا ہے کہ صدر نے یہ بیان دیا، آپ کا رد عمل کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے، اور عارف علوی کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کرے پھر مذاکرات کرنا ہے. اب بات عارف علوی کی صحیح ہے یا بات عمران خان کی صحیح ہے؟ یہ دونوں تو آپس میں بیٹھ کے بات تو ایک کرے نا. لیکن پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن 2023 اکتوبر میں ہوں گے. رائٹ. اچھا اطہر، پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آج کا جلسہ صرف ایک پاور شو ہے جیسے کہ عمران خان اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو چارج رکھنے کے لیے کرتے ہیں، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج کچھ اہم اعلانات، لانگ مارچ یا پھر کوئی الٹیمیٹم گورنمنٹ کو دیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے سیاست میں تو جو بھی سیاستدان کوئی بھی جلسہ کرے گا، آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ اہم عوام ہے. تو جس میں عوام شرکت کر رہے ہیں، جس عمل کے اندر بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، تو اس کی اہمیت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو جلسہ آج کا ہو، اس سے پہلے یا ضمنی انتخابات ہوں جس میں ہم نے دیکھا کہ قومی یا پھر جو آپ کے نیشنل لیول پہ انتخابات ہوتے ہیں، جنرل الیکشنز، ان سے بھی زیادہ لوگوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جس بھی سیاسی عمل میں حصہ لے رہے ہیں، عوام کی بڑی تعداد ان کو وہاں پہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، ان کے حق میں ووٹ بھی ڈال رہی. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. چھوٹا سا ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہاکی اسٹیڈیم میں آپ کو پتا ہے کہ 20,000 سے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے لاہور کے، تو 4 مرتبہ کئی لاکھ لوگوں سے میدان پاکستان کو بھر دینے والا لیڈر اب یہ 20,000 کی کیپیسٹی ہے ہاکی گراؤنڈ میں، وہاں پہ جلسہ کیوں کرنے پہ مجبور ہیں؟ دیکھ لیں جتنے ہزار ہیں وہ کیپیسٹی آپ کے سامنے ہے. پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ابھی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب کی تقریر دکھائی جا رہی تھی اور دوسری جگہ پہ چودھری پرویز الہی کی تقریر دکھائی جا رہی تھی. 3 گنا زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے چودھری پرویز الہی کی تقریر. تو اس سے بالکل واضح ہے کہ عوامی موڈ اس وقت کس جگہ پہ ہے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آج اگر وہ کوئی بڑا اعلان کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈرامیٹک اناؤنسمنٹ وہ آج کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی الٹیمیٹم وغیرہ دیں، لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑ دیں گے یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اگین وہ الیکشنز کے حوالے سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں، اس مطالبے کو دہرا سکتے ہیں، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوگا جہاں پہ اسمبلیاں توڑنے. آپ نے کہا کوئی الٹیمیٹم دے سکتے ہیں، کوئی احتجاج کی بات بھی اگر کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی لاہے عمل اپنا بتاتے ہیں، تو آپ خود بتائیے گا کہ کیا یہ وقت سیاسی بے یقینی اور افراتفری کا ہے؟ چونکہ آپ کے علم میں ہے نا کہ اس وقت ڈالر کی پرائس گر رہی ہے اور آئی ایم ایف سے پیسے بھی آنے والے ہیں، تو اگر اس وقت میں کوئی افراتفری ہوتی ہے تو کیا یہ اس حکومت کا نقصان ہوگا یا پاکستان کا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، 14 جماعتوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ پرویز الہی کے مقابلے میں بھی لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے. تو یہ عوامی میسج ہے نا، جب تک آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، عوام کی منشا کے مطابق آپ چیزوں کو نہیں چلائیں گے تو بحران تو جاری رہے گا. بحران تو تب ہی ختم ہوگا جب ہم کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچیں گے، سیاسی جماعتیں ساری مل کے کوئی فیصلہ کریں گی، ایک دوسرے سے باتیں کریں گی، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو یا دیگر جو 14 جماعتیں جو اس وقت اکٹھی ہیں، تو تبھی بحران یہ ختم ہوگا. انلیس تو یہ سیاسی بحران اس طرح ختم نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب حقیقی آزادی کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے، لیکن کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ امریکی سفیر کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، امداد بھی لی جا رہی ہے، تو یہ آزادی اور غلامی پھر یہ کیا ان باتوں کا مطلب ہے؟ اور ارتھر خبریں بھی گردش کر رہی ہیں نا کہ عمران خان کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کروائی ہے جب یہ امریکی سفیر ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے. شیریں مزاری اس کی تردید کر چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیے ان کی مرضی ہے، وہ کریں یا نہ کریں، لیکن جنہوں نے خبر دی ہے وہ ثابت کر دیں. 3 دن سے تو ہم یہ خبریں سن رہے تھے کہ شہباز گل نے اعتراف کر لیا، اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا ہے، لیکن آگے کیا ثابت ہوا؟ دوسرا، جہاں تک دیکھیں جو فوج سے لڑانے کی بات ہوتی ہے نا، وہ بات ہی یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ سیاسی طور پہ ساری جماعتیں مل کے ابھی تک ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. اس لیے کہ اسرائیل سے وظیفے کھانے والے جرنیل کس نے کہا تھا؟ عمران خان نے تو نہیں کہا تھا. اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کس نے کہا تھا؟ کسی ادارے کی کہا تھا نا، عمران خان نے تو نہیں.
इमरान खान ने तो नहीं इस तरह कहा के था। बयानात से किसी और के बयानात फिर अर्थात जस्टिफाइड नहीं हो जाते ना। लेकिन एक और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए, मैं चाहती हूँ जरा इस पे भी कमेंट कर दें, आप मुकम्मल कीजिएगा वो बात भी और ये भी सुन ले। एक खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए एक फर्म की खिदमात भी $25,000 माहाना पर हासिल की हैं। जरा ये बता दें कि ये क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश करके हटाया, आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर अपना जो मनफी तासुर है उसको खत्म करने के लिए भी आप लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार क्यों है? इस किरदार को क्या कहा जाए? जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि जब किसी से इक्तदार जाता है तो माजी के अंदर हमने क्या देखे यहाँ पे रवैये कि हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। ये किस मोजिज शख्सियत ने कहा था? इसराइली वजीफों पे पलने वाले जर्नैल किस मोजिज शख्सियत ने कहा था? कमर जावेद बाजवा आपको सवाल देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारी बुराइयां गिनवाई। ये आप यकीन करें, लोगों को याद है, सबने सुना हुआ है। मैंने पहले भी कहा ना, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी की भी बातों को। पहले वालों ने भी गलत किया और अभी भी कोई कह रहा है तो भी ये गलत है। इसका अगर जवाब दे दें प्लीज। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब गुज़िश्ता 3 महीने के 4 महीने के दौरान मुझे एक भी ऐसा बयान सुना दें जो पीटीआई की किसी सीनियर लीडरशिप ने इस किस्म का बयान दिया हो। दूसरी, जहां तक अमेरिका की बात है, देखें अमेरिका के अंदर एक पीआर फर्म की गई और उसका डॉक्यूमेंट आपने भी पढ़ा होगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है वो आपने भी पढ़ा होगा। आपको भी पता है, आप भी मीडिया से वाबस्ता है, मैं भी मीडिया से वाबस्ता हूं कि किस तरह बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पीआर फर्म्स आपकी मीडिया के अंदर इंटरव्यूज करवाते हैं, मीडिया के अंदर आपके आर्टिकल्स या मीडिया के अंदर आपका मौक़िफ़, वो सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है। ना वहां पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है, ना वहां पे किसी सियासी लॉबिंग का जिक्र है। पीआर फर्म, इसमें क्या फर्क है? जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो भी तो यही काम करती है ना। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या फर्क है। लॉबिंग फर्म्स वो होती हैं जो अवाने नुमाइंदगान और सेनेटर्स के साथ लॉबिंग करती हैं, हुकूमत के साथ लॉबिंग करती हैं। उसमें बाकायदा लिखा होता है कि ये जो कमेटी है इसके सामने हम ये लॉबिंग करेंगे, सियासतदानों से आपकी मुलाकातें करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी मुलाकातें करवाएंगे। तो दो डिफरेंट चीजें, लॉबिंग दो डिफरेंट किस्म की चीजें, एक आपकी सियासी होती है और दूसरी आपकी मीडिया मैनेजमेंट। तो ये मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज है, ये वो उस तरह नहीं है। दूसरा महसूस हो रही है ठीक है। खान साहब तो ये कहते हैं ना कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत को गिरा दिया है, तो वो तो गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये यहाँ पे तो अवाम को अमेरिकी साजिश के पीछे लगाया हुआ है ना उन्होंने। वो तो देखें, जब अमेरिकी टीवी के ऊपर CNN के ऊपर बैठ के उन्होंने क्या कहा था कि मुझे इंडिया ने गिराया था। उन्होंने दूसरे अमेरिकी चैनल्स के ऊपर बैठ के किसका नाम लिया? उन्होंने क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उस बदतमीज आदमी को तो आप नौकरी से निकाल दें। वो अमेरिकी टीवी पे बैठ के कहा था ना। वो अगर पाकिस्तानी टीवी पे ये वो कहते हैं तो उधर भी वो यही कहते हैं। या तो होता है ना कि अमेरिकी टीवी पे जाके वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं जनाब हमारे। मैं जरा इसी पे रजा रूमी से भी उनका कमेंट ले लूं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रजा, आप सारी बात सुन रहे हैं, इस पे कमेंट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले ये बता दें, चूंकि आज लाहौर में इमरान खान का जलसा हो रहा है, आप समझते, एक तो कैसा जलसा लग रहा है और दूसरी बात ये, आपको लगता है कि वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं जिसकी तवक्को की जा रही है? और अगर कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? चूंकि अब तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, तो आपको लगता है कि इस दफा वो मौका मिल रहा तो खुल के खेल सकेंगे? जी पारस, जलसा तो हॉकी स्टेडियम में हो रहा है और वो भरा हुआ है। हॉकी स्टेडियम की जो तादाद है, कैपेसिटी है, वो सबको मालूम है। आप गूगल कर लीजिए, आपको 35-40 हजार उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है तकरीबन, और वो भरा हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा हूँ समा के ऊपर बदनज़मी के कुछ मनाजिर दिखाई जा रहे हैं। खैर ये हमारे जलसों में आम चीज होती है, लेकिन ये कि ये जलसा जो है, खान साहब जाहिर बात है अपनी, आपने सही कहा कि अपनी सपोर्ट बेस को मुतहरिक रखना चाहते हैं, उनको इंगेज रखना चाहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम ये कि वो आजकल दबाव में हैं। सख्त किस्म की जो नाअहली की तलवार अब उनके ऊपर लटक रही है। जो रेफरेंसेस दाखिल हुए हैं, एक तो ममनुआ फंडिंग के हवाले से, तोशा खाना के हवाले से। देखिए नवाज शरीफ की नाअहली जो है बहुत ही मामूली चीज के ऊपर हुई थी, और वो अपने एसेट्स में चीज को डिक्लेयर ना करने के हवाले से तो वो उसकी एक नजीर तो सब कायम हो चुकी है, और खान साहब भी उसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए लेकिन रजा एक सेकंड, आपने भी ये दोनों केसेस की जो बात की, आप क्या समझते हैं कि जो तोशा खाना केस है वो आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ज्यादा मजबूत है, या फिर जो फॉरेन फंडिंग का केस है आप समझते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक है? ज़ाहिर है अब उसको सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले को देखेगी। देखिए जी, मामला इस तरह से है कि उन्होंने 5 साल सर्टिफाई किया है कि ये जो अकाउंट्स जमा करवाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, और उनकी यकीनन अब आपने देखी होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है
اس میں بہت سارے سکم اور بہت سی irregularities اور بہت سی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. تو یقیناً وہ تو میرے نزدیک ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہے. لیکن توشہ خانہ کے حوالے سے بھی وہ کیا اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر کرتے رہے ہیں, وہ جو وہاں سے چیزیں بیچ کر ان کو جو انکم حاصل ہوئی, کیونکہ وہ اگر نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو تھی کچھ ہزار درہم وہ نہیں شو کی تو وہ نااہل ہو گئے, تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہی قانون تو لاگو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے میں ذرا 2-3 چیزیں اور پوچھنا چاہ رہی ہوں, تھوڑا سا ٹائم کم ہے. ایک تو آپ نے بتا دیا کیسز کے حوالے سے, اب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو یہاں پہ ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں, چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیور میں نہیں ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں, چونکہ وہ کہتے ہیں اکانومی کے لیے بھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. خان صاحب کا پہلا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشنز ہونے چاہیے. تیسرا جو ادارے ہیں وہ معاشی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں, چونکہ پہلے ہی بہت بربادی ہو چکی ہے. تو کیا آپشنز نظر آ رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ جی دیکھیے, اب تو خان صاحب فوری الیکشن زیادہ نہیں وہ دہرا رہے, ویسے وہ بیان بازی میں کہیں تو اور بات ہے, کیونکہ پنجاب کی حکومت کو وہ کیوں کر ختم کریں گے, وہ تو اب ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سیفٹی والز بن گئی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی گورنمنٹ. اور کیا چودھری پرویز الہی, سب سے اہم بات یہ کہ اسمبلی تو انہوں نے تو توڑنی ہوگی, وہ کیوں اتنی سالوں کے بعد مدتوں کے بعد ان کو اقتدار ملا ہے چودھری خاندان کو اور مونس الہی کو, تو وہ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ماریں گے؟ خان صاحب کی محبت میں وہ نہیں توڑیں گے اسمبلیاں, یہ یاد رکھ لیجئے. اور وہ یہ اس میں جو آپس میں کیا یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ڈیڈ لاک دیکھیے, یہ ڈیڈ لاک تو آئیڈیلی سپیکنگ تو یہی بات ہے نا کہ خان صاحب واپس پارلیمنٹ میں جائیں, لیکن ان کے تو کوئی ارادے نہیں ہے. وہ تو 8 سیٹوں سے 9 سیٹوں سے خود ہی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ ایک ہی رکھیں گے, باقی پھر خالی ہو جائیں گی. وہ اس کا ڈیڈ لاک اسٹیبلشمنٹ ہی ختم کرے گی, اور جسے پہلے نرم یا سافٹ مداخلت کہا جا رہا تھا وہی دوبارہ سے بات ہوگی تو ہوگی. اور آلریڈی اچھا, ایک اور بات کہ کیا خیال ہے, جو ابھی میں اتھر سے بات کر رہی تھی, ذرا آپ کو اس پہ کیا خیال ہے کہ عمران خان کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے کیا واقعی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط خبریں ہیں؟ اور جو یہ امریکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے والی بات کی گئی ہے, تو اس پہ کیا برائی ہے؟ جی دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ غلط خبر تو کیسے ہو سکتی ہے, یکے بعد دیگرے 3 چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو امریکی سفیر کا دورہ ہوا خیبر پختونخوا میں, جہاں پہ انہوں نے یو ایس ایڈ کی جو اسسٹنس ہے وہ صوبائی حکومت کو دی. یہ وہ پارٹی ہے اور یہ وہ لیڈرز ہیں جو کہ پچھلے 130 دنوں سے مستقل ملک میں امریکہ مخالف بیانیاں پھیلا رہے ہیں, اور پھر انسی ملک کے سفیر کو اپنے یہاں ریڈ کارپٹ بچھا کر ریسیو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے نا, یہ بات یہ کہ پی ٹی آئی کے جو شدید قسم کے سپورٹرز ہیں وہ تو اس کو جسٹیفائی کر لیں گے, لیکن باقی عام عوام تو بیوقوف نہیں, ان کو ہر وقت چونا نہیں لگایا جا سکتا. اس کے بعد یہ جو ان کی ویڈیو کال یا بات ہوئی ہے امریکی سفیر سے, عمران خان صاحب نے اس کی کوئی ڈینائل نہیں کیا, نہ ہی یو ایس ایمبیسی کی طرف سے کوئی ڈینائل آیا ہے. اور اس کا میری بھی یہ اطلاعات ہے کہ یہ بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب اپنے جو ہیں ان کو یہ اس چیز کا علم ہو گیا کہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور کی مخالفت میں, اور اس کے بعد یہ امریکہ مخالفت میں ان کو آئیڈیا ہو گیا, اس لیے وہ تھوڑا پیچھے. رضا, ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. رضا رومی, اطہر کاظمی اور حمداللہ صاحب, بہت بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.